वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ मार्च 9th एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स एंड इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस। आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस एंड एडिटोरियल हम कवर करेंगे। हमारी तैयारी जो है यूपीएससी के हिसाब से इसका हम एनालिसिस करेंगे और मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जिसका एनालिसिस चाहिए वो हम देखेंगे, एंड प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट बेस्ड कोई पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर करते चलेंगे ताकि हमारी प्रीलिम्स की तैयारी वो इम्पॉर्टेंट है, प्लस मेंस के लिए ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम एक बार देख लेंगे। और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़, फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे जनरल स्टडी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, या पॉलिटिकल साइंस या पबेड या सोशियोलॉजी आपके ऑप्शनल्स हैं तो वो सब इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है रिलेटेड? सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी मराठा रिजर्वेशन को लेके, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा एक ऑब्जर्वेशन दिया है। इसमें ये कहा है कि जो 50% एक कैप है रिजर्वेशन पे कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, उसके बारे में जो बाकी स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनसे सुझाव मांगे हैं, उनके ऑब्जर्वेशन मांगे हैं, उनके कमेंट मांगे हैं। क्या 50% जो रिजर्वेशन का जो कैप है, जो लिमिट है, क्या उसको बढ़ाया जाना चाहिए? इस बात के लिए बाकी स्टेट से मांगा है। नाउ ये 50% कब आया था? ये कैप ये आया था 1992 में। इंदिरा साहनी जो केस था, इस जजमेंट में 50% रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो फिक्स की गई थी, और ये 9 जजेस की बेंच थी, उनके द्वारा फिक्स किया गया था। उसके बाद से क्या अपडेट है? उसके बाद से ये अपडेट है, तो एक टर्म आपको ये और ध्यान रहे कि 50% रिजर्वेशन जो कैप है, लिमिट है, उसको लक्ष्मण रेखा की तरह कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, उसको माना है कि 50% जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर सकते रिजर्वेशन में, एक्सेप्ट इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन अपडेट्स ये हैं कि कुछ और स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने इस रिजर्वेशन को 60% तक बढ़ा दिया है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया है ये मराठा रिजर्वेशन का, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बाकी स्टेट से कमेंट मांगा है। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। एक दो क्वेश्चंस हैं जो आपको इसमें ध्यान रहे, दो तीन चीज़ें आप समझ लीजिए। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आपको ध्यान रहे। 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या कहता है, इसको आप लिखिए कमेंट में। ये सामने मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, बट आई वांट कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 है उसको पढ़ ले। ये हो सकता है प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो मैं चाहता हूँ कि 102nd अमेंडमेंट एक बार पढ़िए। और दूसरा आप पढ़िए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कमीशन है, वो उसके बारे में पढ़िए, वो भी गठन जो किया गया है उसके बारे में। तो वो आप एक बार पढ़ के आप लिखेंगे कमेंट्स में ये दोनों क्या है, और दोनों एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, आर्टिकल 19 देख लीजिए, आर्टिकल 16 देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का। दोनों आप लिखेंगे कमेंट्स में, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है। और ये जो रिजर्वेशन की जो लिमिट्स जो हैं, या रिजर्वेशन देना ना देना लिमिट, ये दोनों आर्टिकल को देखिए। आगे भी एक एडिटोरियल में भी ये कवर होगा, बट मैं चाहूँगा कि आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस के ये पार्ट है इनको आप पढ़ लीजिए। 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 342A यहाँ पे है, आर्टिकल 342A है, इसको भी आप देखिए और लिखिए कमेंट्स में। ये जितने भी मैंने आपको बताए अभी सेक्शंस, इन सेक्शंस को अभी आप बिल्कुल इस सेशन के बाद ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट में लिख भी दीजिएगा, अपने नोट में लिख लीजिएगा, जिससे कि आप भूले ना, क्योंकि ये 100% एक्सपेक्टेड, इसके आसपास कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में, तो ये आपको ध्यान रहे। और मेंस के हिसाब से मैंने बता दिया कि इंदिरा साहनी जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने रफली बता दिया क्या है। उसमें 50% का कैप किया गया था, और जब तक मेंस का एग्ज़ाम होगा तब तक इसमें कमेंट्स भी आ जाएंगे। अगली सुनवाई मार्च में ही है इसकी, और हो सकता है कि मेंस के एग्ज़ाम से पहले आपके कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी हो सकता है देखने को मिले। ओके, नाउ वी विल मूव टू एडिटोरियल। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस हमारा जो रहेगा वो काफ़ी फोकस्ड रहेगा। अननेसेसरीली न्यूज़ हम कवर नहीं करेंगे। हमारे जो काम की न्यूज़ है प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस एनालिसिस के हिसाब से सिर्फ उतना ही देखेंगे, बाकी चीज़ें हम टच नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 3 महीने का टाइम है, और इसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, एंड यू हैव टू रीड करंट अफेयर्स ऑल्सो। तो आई विल नॉट एडवाइज़ कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरली करंट अफेयर्स में आप समय वेस्ट करें। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल, ये है आर्टिकल है, ये हरियाणा रिजर्वेशन से रिलेटेड है
क्या है बैकग्राउंड? बैकग्राउंड ये है कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ये एक्ट है 2020 का, वो अब पास हो चुका है। गवर्नर ने उसको एक्शन दे दिया है। आई होप कि आपको लॉ लेजिस्लेशन कैसे बनता है ये मालूम होगा, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि कानून कैसे बनता है विधानसभा में, या आपको स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं किया है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या लक्ष्मीकांत से आप पढ़ लीजिए जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ूँगा मैं इसको। और इसमें गवर्नर के द्वारा इसको सहमति दे दी गई है, तो अब ये कानून का रूप ले लेगा। हालांकि इसमें रूल्स बनाए जाएंगे, तो हो सकता है कि 1 साल का समय लगे एग्जैक्ट रूल्स बनाने में, 1 से 2 साल। तो अब ये इसमें प्रोविजंस क्या हैं? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कानून लाया है कि 75% जितने भी जॉब्स हैं इनके, वो लोकल लोगों के लिए रिजर्व कर दिए जाएंगे। कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर में। अब ये कौन सी नौकरियाँ हैं? ये वो नौकरियाँ हैं जिनकी तनख्वाह जो है 50,000 तक की है। तो 50,000 तक की तनख्वाह में बहुत सारी नौकरियाँ आ जाएंगी, छोटे मोटे काम आ जाएंगे, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आ जाएंगे और बाकी इंजीनियर्स आ जाएंगे और ड्राइवर आ जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो इसमें कवर होंगी। तो होगा क्या? 75% उनको जो नौकरियां हैं जो डोमिसाइल है हरियाणा के, उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो इससे पहले जो आंध्र प्रदेश है उसमें इस तरीके का एक लॉ ऑलरेडी 2019 में पास हुआ है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट्स में चैलेंज हुआ, और मध्य प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने ये बोला था कि 70% प्राइवेट सेक्टर जॉब जो है लोकल्स के लिए रिजर्व करेंगे। 2 आर्टिकल जो आते हैं इसमें क्वेश्चन में आते हैं, आर्टिकल 19(1)(g) एंड आर्टिकल 16(2). पढ़ेंगे और कमेंट में बताएंगे कि क्या ये दोनों आर्टिकल्स हैं। अब इसके दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो भी ऐसी नौकरियां हैं 75% उसमें लोकल्स भरने पड़ेंगे, और अगर ज़्यादा है तो उनको निकालने पड़ेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर लोकल्स अवेलेबल नहीं है तो जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो विज़िट करेंगे उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को, और ये डिसाइड करेंगे कि इसमें जो है छूट दी जाए कि ना जाए। क्योंकि इसमें ये ऑप्शंस हैं कि आप छूट प्राप्त करके ये शो करके कि जो लोकल लेबर अवेलेबल नहीं है उस नौकरी के लिए, इसीलिए आपने आउटसाइडर हायर किए हैं, 75% लिमिट को क्रॉस किया आपने। तो ये जो कंट्रोल है गवर्नमेंट के हाथ में काफ़ी कुछ चला जाएगा कई जगहों पे एक्सेप्शंस के लिए ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, राइटर का ये कहना है कि ये ऐसे टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, जब इकोनॉमी अभी लाइन पे आ रही है, और ऐसे में ऐसे कानून ले आना, और ऐसे टाइम पे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर 1 नेशन 1 मार्केट की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, ऐसे टाइम पे अगर हर स्टेट इस तरह के कानून लेने लग जाए तो वीज़ा टाइप सिस्टम बन जाएगा। इंडिया के अंदर ही लोगों को वीज़ा तरीके का एक सिस्टम बन जाएगा अगर आपको दूसरी स्टेट में काम करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर लोगों को निकालना पड़ जाए, या फिर गुड़गांव जैसे सिटीज़ में जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के सेंटर्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, अगर वहाँ पे उनका काम इम्पैक्ट होता है ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज़ का, तो पूरे भारत की छवि खराब होगी, और हो सकता है कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भी इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाए। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कोरोना से इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, ऐसे टाइम पे ये सब डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और इसी तरीके की डिमांड जो है बाकी स्टेट से होना शुरू हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल दिया है कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो बिहार के लोग हैं उनका योगदान जितना बैंक में पैसा डालने में है, उस हिसाब से बैंक को पैसा, बिहार को पैसा नहीं मिलता है। जैसे बिहार है, यूपी है, इसके लोग बाहर रहते हैं, तो ये लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं। तो बिहार के सीएम चाहते हैं कि उसके अनुपात में ही जो बिहार को जो पैसा मिले डेवलपमेंट के लिए, उस हिसाब से मिले। तो ये बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स एक तरीके से खुल जाएगा। तो आपको ये कानून मालूम होना चाहिए, ये एक्ट, द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट्स ऑफ 2020। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए, मेंस के भी हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से ये पॉइंट याद रहे। और ये आर्टिकल, आप आर्टिकल 19 एंड 16(2) इसका जवाब आप दीजिएगा कि क्या है ये। ओके, नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। ये तो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, तो हम बात करेंगे इसमें अमेरिका और अफ़गानिस्तान रिलेशंस हैं। तो ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि वहाँ सीज़ फायर की बातें चल रही है तालिबान और लोकल अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में, एंड अमेरिका अपनी फोर्सेस वहाँ से पुल आउट करना चाहता है। बात करेंगे हम डायरेक्टली इंडिया के बारे में, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आती है वो इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान आएगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं। हमें मालूम है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का पुराने संबंध रहे हैं। इनफैक्ट कई हमारे जो राजा रहे, कई पुराने जो किंगडम्स रहे, वो अफ़गानिस्तान तक उनका जो पूरा एरिया वो फैला रहा। और आज भी अफ़गानिस्तान में काफ़ी एरिया है जहाँ पे कि बुद्धिज़्म और
इस तरीके के बौद्ध स्तूप और ये सब भी पाए जाते हैं। तो एक तरीके से एक ही कल्चर रहा था, पूरा सब कॉन्टिनेंट का पार्ट रहा था। तो ये हिस्टोरिकल है। उसके अलावा लेटेस्ट टाइम पे भी अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में काफ़ी कोऑर्डिनेशन है और कई कई पॉइंट्स हैं उसमें। भारत काफ़ी वहाँ पे लाइब्रेरी भी सेटअप किया है, उनकी क्रिकेट टीम जो है इंडिया में ट्रेन करती है। तो इस तरीके के कई पॉइंट्स हैं। बट आपको फोकस ये करना है कि आपको ये लिखना है कि इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशंस के ऊपर आपका एक नोट रहना चाहिए अलग से, और उस नोट में इन पॉइंट्स को आप शामिल कर सकते हैं जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। इसके अलावा जेनरिक पॉइंट है कि इसमें बस राइटर ये कहना चाहते हैं कि जब अमेरिका अपनी फोर्सेस पुल आउट कर दे तो वहाँ पे इंडिया अगर चाहे तो अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करके या किसी तरीके से अफ़गानिस्तान में रोल प्ले कर सकता है, ग्रेटर रोल प्ले कर सकता है, और जिससे कि पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन का एडवांटेज ना ले पाए। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द पास्ट। तो इसके हिसाब से बस हमें ये चीज़ ध्यान रहे। मैप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अफ़गानिस्तान का मैप, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है ये अमेरिका से रिलेटेड है, अमेरिका और इंडिया फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। तो ये पार्ट है सिर्फ जॉब से रिलेटेड। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे जो वर्कर्स थे जो वीज़ा पे काम करते थे H1 वीज़ा पे, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स थी। तो अभी जो नई गवर्नमेंट आई है बाइडन की, तो उन्होंने ये कहा है कि जो H1B वीज़ा है उसको रिलैक्स करेंगे, और H4 वीज़ा होल्डर्स हैं, बस ये नाम याद रखिए आप, H4 वीज़ा होल्डर्स हैं जिसके तहत जो स्पाउसेस एंड बच्चे काम कर सकते हैं H1B वीज़ा होल्डर्स के, वो उसको अलाउ करेंगे। और साथ ही साथ एक नया मैकेनिज़्म लाएंगे PhD का, तो जिसके तहत जो स्टेम PhD करते हैं US से, उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए, विच इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स सिटीजनशिप। तो ये एक अच्छा मूव है। एंड ये ध्यान रहे कि इंडिया अमेरिका रिलेशन फॉरेन, आपने जो नोट्स बनाया होगा उसमें ये लिख लेंगे कि US इमिग्रेशन रिफॉर्म से जो वीज़ा रूल्स अगर स्लैक किए जाते हैं तो भारतीयों को फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ गुड स्टेप्स टुवर्ड इंडिया US रिलेशन। और दूसरा एक इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। मतलब इसको अगर वीज़ा सिस्टम को बाईपास करने का एक ये भी है कि जैसे TCS या बाकी IT कंपनीज ने कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम किया है, तो उसी तरीके से वर्क फ्रॉम एनीवेयर WFA प्रोग्राम चलाया जा सकता है, जिसके तहत कहीं पे भी, चाहे US में हो चाहे इंडिया में हो, कंपनी कहीं पे भी हो, लेकिन व्यक्ति जो है कहीं पे बैठ के काम कर सकता है। तो हमारे काम की चीज़ बस इतनी है कि जो मैंने एक दो पॉइंट्स बताया कि किस तरीके से इमिग्रेशन रूल रिलैक्स होने से इंडियंस को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, उनको वहाँ नौकरियाँ मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, भारत को वहाँ से भारत का डायस्पोरा बढ़ेगा एंड भारत को वहाँ से फॉरेन करेंसीज मिलेगी। तो ये एडवांटेज है। नाउ ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। ये आर्टिकल रिलेटेड है इलेक्टोरल बॉन्ड से। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड होता ये है, बेसिकली ये एक मैकेनिज़्म है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट है, एक जिसके तहत आप जिसको खरीद सकते हैं, मतलब कोई भी सिटीजन, कोई भी कंपनी इसको बैंक से खरीद सकती है, और SBI बैंक से। और एक तरीके का, जैसे आप समझ लीजिए कि एक प्रॉमिसरी नोट है या एक चेक की तरह है, जो कि आप या मैं पैसा दे के बैंक में उसको खरीदेंगे और उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन के अंदर उसको रीइंबर्स कराना पड़ेगा। तो बेसिकली इट्स अ चेक। तो एक चेक या प्रॉमिसरी नोट है जो कि आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, और उतने अमाउंट का कि आप 1000, 2000, 5000, 10,000 खरीद सकते हैं, और उतने अमाउंट का जो है वो आप जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सो इसके इशू क्या है? इशू ये है कि 2017 में ये जारी किया गया था। 2017 में इसको जारी किया गया था, और ये जो इलेक्ट्रल फंडिंग है, मतलब इलेक्शन की जो फंडिंग है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी को जो आप पैसा जमा करते हैं, लोग डोनेशन देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये तो डायरेक्टली भी दे सकते हैं और इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो ये भी एक मैकेनिज़्म है कि आप डायरेक्टली पैसा ना दे के आप बैंक से ये बॉन्ड खरीद लीजिए, मतलब एक तरीके से चेक खरीद लीजिए, और जब आप बैंक से खरीदेंगे तो बैंक में आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, जो व्यक्ति खरीद रहे हैं, जो कंपनी खरीद रही है, तो उससे जो व्यक्ति है उसके बारे में मालूम चलेगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वही इस आर्टिकल में कवर किया गया है। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये है कि ये आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स
जो व्यक्ति खरीद रहा उसकी डिटेल तो बैंक के पास रहेगी, लेकिन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है वो पॉलिटिकल पार्टी की कंपल्शन नहीं है कि वो डिस्क्लोज़ करे। हुआ ये कि एक कानून है जिसके तहत 20,000 के नीचे अगर कोई व्यक्ति पेमेंट करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो उसको डिस्क्लोज़ करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास फंडिंग आई है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको चैलेंज किया था, इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड इस चीज़ को, और उसी के तहत सुनवाई भी चल रही है इसमें सुप्रीम कोर्ट में। और हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें डिसीजन आता है। बट जो ये राइटर है उनका ये कहना है कि इसके थ्रू ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होगा, और ब्लैक मनी ऐसे होगा कि जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद के पॉलिटिकल पार्टीज़ को देगी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो उन कंपनीज़ के फेवर में जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाएंगी। तो ये चीज़ का डर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रल बॉन्ड का आता भी है, कई बार आता है, मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स के भी हिसाब से भी आपको ध्यान रहे। 2-3 चीज़ है वो ध्यान रहे कि जो 20,000 की लिमिट थी उसको घटा के 2,000 कर दिया, और किसी भी कोई भी व्यक्ति या ये कोई भी कंपनी जो है, अभी एक डेटा इसमें और है, एक डेटा और समझ लीजिए आप। एक डेटा ये है कि अब तक 6,500 करोड़ का 6,500 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड बिक चुका है। मतलब 2017-18 से ये ऑलरेडी फंक्शनिंग है, 18 से तो ऑलरेडी 6,500 करोड़ का ये बॉन्ड बिक चुका है। और ये राइटर का ये कहना है कि मैक्सिमम जो इसका बेनिफिट है वो रूलिंग पार्टी को होता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है उसी को इसका ज़्यादा फ़ायदा मैक्सिमम मिल रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे आंकड़े भी दिए हुए हैं कि किसने इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो और आरटीआई के तहत ये भी है कि आरटीआई के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग इन्फॉर्मेशन है कि 1 करोड़ का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है सबसे ज़्यादा बिका है, और इसके तहत अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट हैं, फॉरेन एंटिटीज़ हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं ना। मेरा क्वेश्चन ये, अभी आपने सुन लिया पूरा सब कुछ बता दिया मैंने आपको, प्लस कॉन्स प्लस माइनस बता दिए। प्लस में ये कहना है कि ब्लैक मनी मतलब जो लोग खरीद रहे हैं उनका बायोडाटा पूरा रहेगा, तो ब्लैक मनी कोई भी खरीदेगा तो ब्लैक मनी अगर इस्तेमाल करेगा पकड़ा जाएगा। कॉन्स इसका ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंपल्शन नहीं है कि वो बताए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला। नाउ अब मेरा माय क्वेश्चन इज़ टू यू कि आपकी इसमें क्या राय है। क्या ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो प्रोसेस है कि आप डायरेक्ट पैसा जमा ना करके बॉन्ड खरीद के आप जमा करिए, तो क्या ये सिस्टम सही है? क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए? तो आप लिखेंगे कम से कम 150 वर्ड्स या जो भी आपके पॉइंट्स है, 10-12 पॉइंट्स इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट, दैट यू राइट इनटू द कमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप ज़रूर लिखिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। बिना काम की न्यूज़ हम नहीं कवर करेंगे, विल गो ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम रहेंगे बिल्कुल ही ना। अब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आपको करना क्या है, ये है इक्वेटोरियल गिनी। ये एक कंट्री है, तो आप बताएंगे कि ये मैप में देखिए ये कौन से कॉन्टिनेंट में है और क्या इसकी कैपिटल है और क्यों ये न्यूज़ में है ये कंट्री, तो आप इसको बताएंगे। मैप में देखना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल मैप में, और इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, तो ये आप देख भी सकते हैं या आप तुरंत जाके गूगल में आप पता कर लीजिए। लीबिया ये कंट्री कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल इसकी क्या है, और करंटली वाई इट्स इन द न्यूज़। ओके, करंट अफेयर्स हम ऐसी तैयारी करेंगे। करंट अफेयर्स का हमारा मतलब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो हम एक बार जाके उसको गूगल में देख लेंगे या इंटरनेट पे देख लेंगे और नोट पे 2 लाइन लिख देंगे कि दिस इज़ सो एंड सो कंट्री एंड इट्स इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन्स, दैट्स ऑल। उसी तरीके से सेनेगल है न्यूज़ में, तो सेनेगल ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, और मैप में इसको देखिए सेनेगल, इसके आसपास की कौन सी कंट्रीज़ हैं, इसकी कैपिटल क्या है, दैट यू शुड नो मैप में। ओके, नाउ सिमिलरली मोरक्को है न्यूज़ में और स्पेन है, ठीक है। तो मोरक्को कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, क्या इसकी कैपिटल है, एंड स्पेन कहाँ पे है और क्या कैपिटल है। और न्यूज़ ये है कि 59 माइग्रेंट्स जो है मोरक्को से वो स्पेन में एंटर कर गए हैं। तो ऑब्वियसली मोरक्को और स्पेन जो है अगल बगल में ही होंगे और उनके अगल बगल कोई सी भी होगा। तो आप ये ज़रूर देखिए क्योंकि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आ सकता है कि ये इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कौन सा सी है या क्या है। तो आप मोरक्को कहाँ है, स्पेन कहाँ है, मैप में देखिए, और आसपास अगर कौन सा
अगर कोई समंदर है या कोई इस तरीके का बे है तो दैट यू चेक एंड राइट इन टू द कमेंट्स। तो ये छोटे छोटे मतलब ये 2-2 मिनट की एक्सरसाइज हैं। ये मैप में जाएंगे, देखेंगे, 2-3 मिनट अगर आप देंगे तो हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के तैयार हो जाए, एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाए, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई है और आपको टारगेट ये है कि 55 to 60% आपको सही करना है। 110 से 120 मार्क्स सेफर है होने को, तो कट ऑफ 100, 102, 105 से भी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, हो सकता है अगर पेपर थोड़ा वो रहा, नहीं तो 120 इज़ द सेफेस्ट। 120 तो सेफ है। तो आपको टारगेट ये करना है कि 60 आपके मिनिमम सही हो, या फिर आपने 75 आपने किया, उसमें 10 गलत हैं, बाकी आपके सही हैं। इस तरीके से आप टारगेट करके चलेंगे तो हो सकता है कि जो 2 मिनट की आप मेहनत करें मैप में, तो हो सकता है कि आपके 1-2 क्वेश्चंस ज्योग्राफी में या फिर करंट अफेयर्स में आपके सही हो जाए। और जब ये एक्सरसाइज मैं आपको जो दे रहा हूँ वो करोगे तो 4-5 दिन बाद आप देखोगे, या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, कि ऑलरेडी आपको चीज़ें वो मालूम रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती रहती है। तो अभी ये 15 दिन लगातार जो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ इसको करते रहिए। 15 दिन बाद आपको खुद ही मालूम चलेगा कि नहीं, यू ऑलरेडी नो कि किसके बगल में क्या कंट्रीज़ हैं या कौन सी चीज़ क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ रिपीट होती रहेगी। तो ये आपको ध्यान रहेगी। तो ये 15 डेज़ की एक्सरसाइज है, आंख बंद करके इसको करिए आप। फिर उसी तरीके से टर्की है न्यूज़ में, टर्की है उगर जो मुस्लिम्स हैं उनको लेके। तो उगर मुस्लिम्स का कहाँ का इशू है? ये चाइना का इशू है। चाइना में जिनजियांग जो प्रांत है, जिनजियांग रीजन है, तिब्बत के ऊपर है, वहाँ पे उगर मुस्लिम्स हैं और उनके उत्पीड़न या ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेके टर्की में जो है वो हुआ, प्रदर्शन हुआ था वुमेंस डे पे। तो एक बार टर्की देख लीजिए। हालांकि टर्की आई एम श्योर पता होगा सबको, बट देन ऑल्सो यू चेक टर्की एंड राइट इनटू द कमेंट्स उसके अगल बगल क्या सी है ना। इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। केन एनर्जी एक कंपनी है और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के कारण इन्होंने आर्बिट्रेशन किया था। कहाँ पे आर्बिट्रेशन किया था? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नीदरलैंड में, हॉलैंड जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे किया था। और वहाँ पे केन एनर्जी जो है उन्होंने अपना केस जीत लिया था और इंडिया के खिलाफ केस जीता था। इंडिया ने इनके ऊपर टैक्स लगाया था और वसूला था, तो वो केस जीत लिया है। अब इंडिया को, भारत को 1.4 बिलियन रिटर्न करना है केन एनर्जी को। और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जीतने के बाद में बाकी कंट्रीज़ में उसके खिलाफ जो है स्टैंड किया है। केन एनर्जी ने बाकी जगहों पे भी किया था केस, तो वहाँ पे स्टैंड हो गया है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि 1.4 बिलियन को वसूलने के लिए अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं देगी तो अमेरिका, यूएस में, यूके में, कनाडा में, फ्रांस में भारत के जो एसेट्स हैं या भारत की जो अकाउंट्स हैं कंपनीज़ के, उनको फ्रीज करा सकती है केन एनर्जी वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू 1.4 बिलियन जो डॉलर है उसको वसूलने के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये आएगा, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्या आएंगे? तो एक तो ये है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये क्या होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? ज़रा देख जाओ, आपने देख जाना है बिल्कुल, व्हाट इज़ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और केन एनर्जी क्या है, केन एनर्जी क्या कंपनी है, तो वो आप एक बार देख लीजिए। ये ऑयल गैस से रिलेटेड है, बट देन ऑल्सो एक बार आप देख लीजिए इस। और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सिंग क्या होती है? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सिंग में वोडाफोन का भी केस आया था बीच में, अभी अब केन एनर्जी का आया, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में 100% आएगा इससे रिलेटेड। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का क्या इशू है, आप एक बार ज़रूर इसको देख लीजिए। सो दैट विल हेल्प यू। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आपका बन जाएगा इससे। ओके, बाकी ओडीटी का कल मैंने कवर कर ही लिया था, ओडीटी से रिलेटेड जो इश्यूज था। ओके नाउ, ओके ठीक है, अब हमारा ये हो गया। एंड देन उसके अलावा स्पोर्ट्स में नथिंग स्पेशल जो कि आ सकता है। ओके, वर्ल्ड टेस्ट जो चैम्पियनशिप थी उसके बारे में मैंने कल बता दिया था, वो आपको ध्यान रहे। प्रीलिम्स के आसपास हो सकता है कि मैचेस हों, तो वो आपको रहना चाहिए ना। एक ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो जोकोविक है, टेनिस से रिलेटेड है, ये बता दो मैं, टेनिस से रिलेटेड है। जोकोविच बीट फेडरर्स रिकॉर्ड फॉर मोस्ट वीक्स एट नंबर 1 स्पॉट। मतलब टेनिस में मेल सेक्शन में नंबर 1 रहने का जो रिकॉर्ड था रॉजर फेडरर का, उसको तोड़ दिया है किसने? जोकोविच ने। ये प्लेयर है और ये आपको मालूम रहे सर्बिया के प्लेयर हैं, इनका मालूम रहे और इस रिकॉर्ड को देख लीजिएगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड सामने सामने मैंने बता दिया, तो ये नाम याद रहे, डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन। अगर स्पोर्ट्स से आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये व्यक्ति का नाम याद रहे और कौन सा स्पोर्ट्स है वो आपको याद रहे।
ठीक है, तो दैट्स ऑल। हमें बस इसी तरीके से फोकस करना है। सो हमारा आज का जो हो गया एनालिसिस हो गया, क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पूछ दिए हैं, उनको आंसर आप करिएगा, चाहे एनालिसिस हो, चाहे ज्योग्राफी बेस्ड हो, चाहे करंट अफेयर्स बेस्ड हो। और जो चीज़ नोट्स में जाने लायक है, जैसे ये आपका जोकोविच वाला नोट्स में रहना चाहिए आपके, वो नोट्स में आपके चले जाना चाहिए। और रिवीजन के टाइम में लास्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लास्ट के 10-12 दिन रिवीजन के रहेंगे, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सो आज का हमारा हो गया, हम ज़्यादा जितने हमारे काम की चीज़ है हमने सारी कवर कर ली है। तो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको बताएंगे, खासकर पॉलिटिकल, जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे मैंने, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, इंदिरा साहनी केस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको खुद से करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं फिर से बता दूं, जो क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटिकल साइंस के वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो सीधा आपसे पूछेंगे कि इंदिरा साहनी केस में 1 2 3 4 ABC सही है, AC सही है, AD सही है, तो पूरा केस आपको पता होना चाहिए कि उस केस में क्या क्या जजमेंट्स थे। तो 50% का कैप था, 9 जो जजेस थे वो थे। तो 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए, बाकी जो भी है देखते रहना है और नोट्स में लिख लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस, and do write the answers which I have the question for the questions which I have asked. Thank you. Goodbye.